हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल से संबंधित जो है गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इससे रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है यानी मॉडल सेट भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने वो मॉडल सेट नहीं देखे या डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो सल्तनत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग वो सारा पिछला वीडियो ज़रूर देख ले। तो हम लोग जो है आज स्पेशली इस वीडियो में जो सल्तनत काल का जो अगला वंश है तुगलक वंश, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तुगलक वंश का जो है शासन काल है आपका 1320 से 1398 माना जाता है। कहीं कहीं जो है किसी किसी पुस्तक में 14 से 14 भी दिया हुआ है। तो ये तुगलक वंश से संबंधित जो है इसका एक वीडियो यानी इसकी एक क्लास हो चुकी है, जो कि इसके संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित हमने बातें की थी। यानी इनके जीवन से संबंधित, इनके कार्यों से संबंधित बातों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग जो है आज इस क्लास में जो है इसका जो पुत्र रहता है गयासुद्दीन तुगलक का आपका पुत्र रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो शासनकाल है आपका 1325 से 1351 माना जाता है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों 1325 में होती है। यह जब बंगाल और बिहार का विजय प्राप्त करके जब ये वापस आता है तो इसका पुत्र रहता है ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह क्या करता है कि दिल्ली से बाहर एक स्थान में जो है इसके स्वागत समारोह के लिए जो है लकड़ी का महल का निर्माण करता है और उस महल के में जो है इसके स्वागत के लिए समारोह आयोजित की जाती है। तो क्या होता है कि जब इसके यानी गयासुद्दीन तुगलक के जो सम्मान में समारोह आयोजित की जा रही होती है लकड़ी के महल में, तो उस महल में उस समारोह के दौरान क्या होता है, लकड़ी का जो महल का छत होता है वह गिर जाता है और उसमें दब करके जो है इसकी यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु यानी 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसका पुत्र रहता है तो वह उत्तराधिकारी के रूप में जो है शासक बनता है। यानी 1325 में यह शासक बनता है। इसका शासनकाल आपका 1351 तक चलता है। तो शासक बनने से पहले जो है इसका मूल नाम यानी कि इसका बचपन का नाम या मूल नाम का यह जूना खां रहता है। किंतु जब यह शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है कि अपना नाम बदल करके मोहम्मद बिन तुगलक रख लेता है। ये जो है दोस्तों यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक को MBT के नाम से भी जाना जाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो है इतिहास में यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहास में वह बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। यानी कि इतिहास में जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान शासक भी कहा जाता है, मूर्ख शासक भी, यानी इन दोनों का जो है मिश्रण रूप जो है इसको दिया गया है। यानी बुद्धिमान और मूर्ख का मिश्रण रूप जो है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को माना गया है। तो ये होता क्या है दोस्तों, देखिए ये जो है यानी इस सल्तनत काल का जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा शिक्षित यानी मध्यकालीन भारत के जितने शासक हुए, राजा हुए, उन सब में जो है ये MBT सबसे ज़्यादा, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा शिक्षित जो है ये शासक रहता है। किंतु इसका दुर्भाग्य कहिए कि इसके द्वारा यानी कि जो भी कार्य, जो भी योजनाएं लगाई गई साम्राज्य विस्तार से संबंधित, साम्राज्य के सुधार के लिए, वो सारी योजनाएं हैं जो जस्ट उसके ऑपोजिट हुआ। यानी कि ये जो भी योजनाएं लगाता था वह दूरदर्शी योजनाएं थी। यानी जिन योजनाओं का इस्तेमाल 100-200 साल बाद होना चाहिए उन योजनाओं को वह उस तत्कालीन समय में लगाता था। यानी कि इसकी सोच दूरदर्शी थी, इसके योजनाओं में बहुत दम होता था। किंतु इसका बैड लक कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि वो योजनाएं जो भी इसके द्वारा लगाई गई, जो भी शासन प्रशासन से संबंधित थी, साम्राज्य से संबंधित थी, वो सारी योजनाएं जस्ट उसके ऑपोजिट होती गई। इस वजह से जो है इसे मूर्ख शासक
यानी बुद्धिमान होते हुए भी इसे मूर्ख शासक के रूप में जो है संबोधित किया गया है इतिहास में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसी इसकी कैसी योजनाएं थी, क्या योजनाएं थी, किस प्रकार से की योजनाएं थी कि जिसके कारण जो इसे इतिहास में जो बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक दोनों के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिसके कारण इसे मूर्ख और बुद्धिमान दोनों का मिश्रण माना जाता है। तो इसके द्वारा जो जब ये शासक बनता है, राजा बनता है, तो इसके द्वारा सबसे पहले जो कार्य है वह कर में वृद्धि करना है। यानी यह जब राजा बनता है तो यह क्या करता है कि जो दोआब क्षेत्र होता है, यानी नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब क्षेत्र कहलाता है। और ये दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, यानी वह क्षेत्र जो होता है दोआब वाला, वो हमेशा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। वहाँ क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता होती है, तो वो क्या करता है कि उसे लगता है कि जो दोआब क्षेत्र है वहाँ जो उपजाऊ उपज ज़्यादा होगी तो वहाँ से जो मैं कर ज़्यादा वसूल सकता हूँ, इससे जो है उसका कोष यानी राजकोष में यानी आर्थिक स्थिति उसकी सुधरेगी। तो वो क्या करता है कि जिन दोआब क्षेत्रों में जो है कर की जो दर है वहाँ 1/2 कर देता है। जबकि इसके पिता जो है यानी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में कि इसका जो ये 1/3 रखता है, यानी 1/3 से 1/5 तक जो है यह कर की दर रखता है। वहीं यह क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा था खिलजी वंश में कि वह भी क्या करता है कि कर की दर जो है 1/2 करता है। तो वो क्या करता है कि संपूर्ण क्षेत्र में यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा साम्राज्य था उसमें 1/2 यानी कर की दर लगाता है। किंतु ये क्या करता है कि सिर्फ दोआब क्षेत्र में जो है यह कर की दर लगाता है। किंतु इसका बैड लक कहिए कि इसका दुर्भाग्य कहिए, इसका जो भी कहिए, ये क्या होता है जिस साल वहाँ कर लगाता है यानी जिस क्षेत्र में वह कर लगाता है वहाँ उस साल क्या करता है अकाल पड़ता है। और इस अकाल के वजह से क्या होता है वहाँ प्लेग नाम की जो है महामारी फैलती है। तो अकाल की वजह से कृषि नहीं होती है, लोग भूखे मर रहे होते हैं। वहीं जो है प्लेग से बीमारी यानी महामारी से लोग परेशान रहते हैं। वहाँ पर ये क्या करता है कि कठोरता से जो है कर की दर को यानी कि वसूलने का प्रयास करता है। तो लोग बीमारी से परेशान हैं, लोग भूख से परेशान है, वहाँ कर देना तो संभव होता नहीं है। तो क्या होता है कि जो जनसाधारण है, जनता है, इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। तो इसका ये आइडिया जो है यानी इसका ये कार्य है जो फ्लॉप हो जाता है यानी असफल हो जाता है और उसको जो है वहाँ से फिर बैक होना पड़ता है। यानी कि योजना तो इसकी अच्छी थी, जहाँ तक इसका दिमाग लगा वो अच्छा लगा, मीन्स अगर ये सफल हो जाता तो इसको फ़ायदा होता, बट इसको फ़ायदा होता नहीं, इसको नुकसान होता और इसको ये योजना जो है असफल हो जाता है। इसके द्वारा जो दूसरी योजना जो है वह लगाई जाती है राजधानी परिवर्तन के रूप में। तो राजधानी परिवर्तन के रूप में ये क्या करता है कि दिल्ली जो कि राजधानी रहती है वह राजधानी को क्या करता है दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित कर देता है। और दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद को वह राजधानी बनाता है। यह जो है 1327 में यह राजधानी को परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में यानी ये जो राजधानी परिवर्तन करता है तो इसके बारे में कहना है यानी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे बर्नी का कहना है कि यह जो है यानी दौलताबाद जो राजधानी बनाता है तो यह सिर्फ केंद्र में यानी राजधानी को केंद्र में रखना चाहता था ताकि वह अपने संपूर्ण क्षेत्र पर जो है बराबर से यानी वो देखभाल कर सके। दूसरा जो है मध्य एशिया से जो हमेशा आक्रमण होता था बाहरी, उस आक्रमण से भी जो है यह खुद को सुरक्षित करना चाहता था। तो इस वजह से जो वह दौलताबाद को राजधानी बनाता है। तो ये आपका राजधानी परिवर्तन हो गया। वहीं जो इसका यानी इसका दरबारी रहता है इब्न बतूता।
उसका कहना है, यानी यह इसका ही समकालीन रहता है, तो उसका कहना है कि जब यह दिल्ली में रहता है, यानी दिल्ली को जब ये राजधानी के रूप में इस्तेमाल कर रहा होता है, शासन कर रहा होता, तो उस समय क्या होता कि वहाँ जो कुलीन थे, वहाँ के जो अमीर थे, ज़मींदार थे, इसको है यानी भद्दी भद्दी जो है गालियाँ लिख करके पत्र के माध्यम से इसको भेजते थे। तो उन गालियों से जो है ये परेशान हो जाता है और उन गालियों से बचने के लिए ही जो है यह क्या करता है, राजधानी का परिवर्तन करता है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ये इतिहास की बातें हैं, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, ये डीपली बातें हैं। तो ये यानी इब्न बतूता का अलग स्टेटमेंट है राजधानी परिवर्तन से संबंधित, और इस बर्नी के अलग स्टेटमेंट हैं। तो ये क्या करता है, जब दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करता है तो यह अकेले नहीं जाता है, ये मीन्स ये अकेले जाता या फिर अपने दरबारियों को साथ लेकर के जाता, तो ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है कि एक घोषणा पत्र जारी करता है और उस घोषणा पत्र के द्वारा जितनी जनता थी दिल्ली की, वो सारी जनता को जो है वह स्थानांतरित यानी वहाँ जाने का आज्ञा देता है, यानी दौलताबाद जाने का आज्ञा देता है। तो यानी पूरी जनता के साथ जो है ये अपना राजधानी परिवर्तन करता है। तो इतनी बड़ी जनता, इतने लोगों को लेकर के एक अन्य जगह, एक नए जगह जाने में परेशानी होता है, वहाँ वो लोग सेट नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद इसे फिर से जो है वापस यानी दौलताबाद से वापस जो है दिल्ली आना पड़ता है। और जब यह दिल्ली भी आता है तो इतने बड़े यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को वापस लाता है, फिर से वापस दिल्ली आता है, तो यहाँ दिल्ली में भी सेट होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि उसका यह आइडिया भी जो है, यह कार्य भी जो है आपका असफल हो जाता है। इसका अगला कार्य रहता है सांकेतिक मुद्रा से संबंधित, यानी यह जो है सांकेतिक मुद्रा जारी करता है। सांकेतिक मुद्रा इस प्रकार कह सकते हैं कि जो यानी कि जो मुद्रा, जो रुपए है, जो पैसे हैं, उसका मूल्य उससे कम बाज़ार में उपलब्ध हो। तो जो आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अगर 100 का, 500 का, 1000 का या 10 का नोट हम लोग दुकान में ले करके जाएँ और उसके बदले में उसी रेट में पैसे मांगे, तो मीन्स वो रद्दी के भाव में जाता है। तो उसी प्रकार यह क्या करता है कि उस समय जो है सोने और चांदी की जो है यानी कमी हो जाती है उस राजकोष में। तो यह क्या दिमाग लगाता है कि यह जो है सोने चांदी के बदले जो है तांबे और कांसे के सिक्के जारी करता है। तो जब ये सोने और चांदी के बदले तांबे के सिक्के जारी कर देता है और फिर जनता को कहता है कि आप इससे काम चलाइए, इसी से जो है राजकाज अब चलेगा, तो वहाँ क्या होता है, इसका भी जस्ट ऑपोजिट परिणाम होता है। जनता क्या करती है कि यानी कि उसकी नकल जो है मार्केट में सिक्कों के आसानी से जो है और बड़ी मात्रा में जो है उसकी नकल मार्केट में आ जाती है। तो वहाँ क्या होता है, मूल्य जो है अचानक वृद्धि हो जाती है सामानों की, चीज़ों के, और बाज़ार जो है बिल्कुल धराशायी हो जाता है। यानी कि पूरा इसकी जितनी व्यवस्था थी, जितना इसका दिमाग लगाया गया था, सारा कुछ जो है उलट हो जाता है। लास्टली क्या होता है कि यह जो है यानी कि सारे जो तांबे और कांसे के जो सिक्का थे, वो मुद्राएं थी, वो सबको वापस लेता है और उसके बदले में जो है वह सोने और चांदी के सिक्के देता है। हालांकि जो नकली सिक्के थे, जो उसके बदले वह यानी असली सिक्के, सोने चांदी के सिक्के नहीं देता है, किंतु नकली सिक्कों का एक इसके दरबार में जो है अंबार सा लग जाता है। तो और असली सिक्के जो इसे देने पड़ते हैं, असली सिक्कों के बदले सोने चांदी के सिक्के, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसका खजाना जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो इसका ये आइडिया भी जो है आपका फ्लॉप कर जाता है। इसके द्वारा जो तीसरा कार्य है वह सैनिक अभियान से संबंधित है और यह है खुरासान अभियान। खुरासान जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि मध्य एशिया में अशांति छाए रहती है और इस अशांति के फलस्वरूप क्या होता है कि वहाँ मंगोलों का आक्रमण भी जो है कम हो गया रहता है। तो ये क्या सोचता है कि क्यों ना मीन्स मध्य एशिया से हमेशा आक्रमणकारी बाहर इधर आक्रमण करते थे भारत पर, भारत के अंदरूनी क्षेत्रों पर। तो ये क्या दिमाग लगाता कि क्यों ना मैं मध्य एशिया पर आक्रमण करूँ और वहाँ से जो लूटपाट करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारूँ। तो इसलिए वह क्या करता है कि अपने सैनिकों को, जो कि लगभग 3,70,000
सेना रहती है उसको जो 1 साल का, यानी उसको 1 साल बाद उसको आक्रमण करना रहता है, और उस 1 साल का एडवांस जो है सेना को वह दे देता है। किंतु 1 साल के बाद क्या होता है, यानी 1 साल के अंदर ही क्या होता है, जो मध्य एशिया में जो है स्थिति नॉर्मल हो जाती है, और इसके आक्रमण का जो आइडिया रहता है वह फ्लॉप हो जाता है। यानी इसका आइडिया, यानी आक्रमण तो विफल हो जाता है, यानी आक्रमण कर ही नहीं पाता है, वहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है। किंतु इसके द्वारा जो सेना को 1 साल का एडवांस जो पेमेंट किया गया था, उसके वजह से इसका खजाना जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो ये भी आइडिया जो है इसका फ्लॉप हो जाता है। इसके द्वारा जो 5वां कार्य है वह कराचील अभियान है। ये कराचील है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ कुमार की पहाड़ियों में क्या होता है कि जो जनजाति होती है वहाँ इसके खिलाफ़ विद्रोह कर देती है। तो कहा जाता है कि ये इस विद्रोहों को दबाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सैन्य अभियान चलाता है, और कहा जाता है कि यह इस अभियान के थ्रू जो है जनजातियों के विद्रोह को भी दबाना चाहता था, और वहाँ जो है उस रास्ते चीन में भी यह प्रवेश करना चाहता था। तो होता क्या है कि आरंभिक जो 1-2 युद्ध होता है उसमें तो यह जीत जाता है, किंतु जो वहाँ चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र रहता है, तो उस पहाड़ी क्षेत्र में वो लोग जो है छुप कर, यानी जो जनजाति आदिवासी सब होते हैं जो इसका विद्रोह कर रहे होते हैं, वो लोग जो है इसकी सेना पर छुप के प्रहार करते हैं, वार करते हैं। तो उस प्रहार और वार से जो है सेना है जो बुरी तरह डर जाती है, परेशान हो जाती है, और सेना जो है वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो यानी कि अंत में जो उसका ये अभियान भी जो है चौपट हो जाता है, यानी कि ये भी असफल हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसके 5 ऐसे कार्य हैं जो कार्य तो कहीं से भी, यानी आइडिया कहीं से भी कमज़ोर नहीं लगता है, विफल होने लायक नहीं लगता, लेकिन इसका बैड लक कहिए कि ये सारे जो आइडिया है, इसके सारे जो कार्य है जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता है, यानी एक में भी इसको कामयाबी नहीं मिलता है। इस वजह से जो इतिहासकार इसको कई उपनाम दिए हैं, जैसे पागल, रक्त पिशाच, स्वप्नशील इत्यादि नामों से जो है इसे जाना जाता है। अब इसके द्वारा अन्य कार्यों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके द्वारा जो है कृषि के विकास के लिए कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें कि एक कार्य रहता है दीवाने कोही की यानी स्थापना करना, जिसे अमीरे कोही भी कहा जाता है। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दीवाने कोही जो है किस क्षेत्र से संबंधित है और यह किस शासक के शासनकाल में लागू किया गया। तो क्षेत्र अगर पूछे तो आपका कृषि हो जाएगा, और शासक पूछे तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो ये दीवाने कोही या अमीरे कोही की जो है यह स्थापना करता है कृषि के विकास के लिए। तो करता क्या है ये कि वो किसानों को जो है बड़ी मात्रा में बैल, हल, बीज और सिंचाई की व्यवस्था करवाता है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अधिकारी की भी वो नियुक्ति करता है। मीन्स जो है शासक राजा के अधिकार क्षेत्र में जो है वह कृषि करवाना चाहता था। तो ये भी आइडिया तो बहुत दमदार है, किंतु होता क्या है कि यह जो कृषि के लिए क्षेत्र चुनता है वह कृषि का क्षेत्र जो है वह कृषि के हिसाब से अनुपजाऊ रहता है। तो वहाँ क्या करता है किसान हल, बीज ये सब लेकर के क्या करता है साइड हट जाता है, यानी कि प्रयास करता है, और चूँकि अनुपजाऊ क्षेत्र रहता है तो उपज उसको उसके मेहनत के हिसाब से मिलता नहीं है, तो वो लोग बैक हो जाते हैं। वहीं जो अधिकारी की ये नियुक्ति करते हैं उन किसानों पर कंट्रोल करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको कार्य संचालित करवाने के लिए, वो अधिकारी भी क्या करते हैं कि अपने अपने हिस्सा का लेकर के जो है वो साइड हट जाते हैं। मीन्स वर्तमान में जो भ्रष्टाचार हम लोग देख रहे हैं भारत में, अन्य देशों में, वह भ्रष्टाचार की नींव जो है यहाँ इसके ही शासनकाल में पड़ती है। यानी ये भ्रष्टाचार के वजह से जो है इसका यह जो है कृषि के क्षेत्र का जो यह कार्य है दीवाने कोही या अमीरे कोही, यह भी जो है फ्लॉप हो जाता है पूरी तरह से। तो ये भी इसका कहिए बैड लक कि इसके वजह से भी जो है इसको मूर्ख शासक की गिनती में रखा जाता है। और इससे संबंधित एक और अन्य तथ्य है कि मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता
जो कि 1333 से 1347 में जो है भारत आता है। यानी यह मोरक्को का यात्री रहता है और यह 1333 से 1347 तक जो भारत में रहता है और इसके दरबार में आता है। और यह इसके दरबार में जब आता है तो यह है यानी इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रभावित होता है और इसके द्वारा जो है एक यात्रा विवरण भी लिखा गया है जिसे रेहला, यानी इस पुस्तक का यात्रा विवरण का जो नाम है वह रेहला के नाम से जाना जाता है। तो ये इससे इतना प्रभावित रहता है, यानी इब्न बतूता से इतना प्रभावित रहता है ये मोहम्मद बिन तुगलक कि यह क्या करता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। और इसे जो है काजी नियुक्त करने के बाद क्या करता है 1342 में जो है दूत के रूप में जो है चीन भेजता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि इब्न बतूता को चीन कौन भेजता है या चीन में कौन सा दूत जो है मोहम्मद बिन तुगलक का गया था दूत बनकर। तो इब्न बतूता जो है दूत बनकर के उसके यानी कि चीन में जाता है। अब इससे संबंधित अन्य तथ्य है वह है दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना, ये इसके ही शासनकाल में होता है। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब यह दिल्ली से राजधानी जो है देवगिरी स्थानांतरित करता है तो वहाँ पर यानी दक्षिण भारत में क्या होता है कि अव्यवस्था फैल जाती है। और इस अव्यवस्था मतलब इतनी अव्यवस्था फैलती है कि उसके सुधार के रूप में जो वहाँ विजयनगर यानी दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ये विजयनगर साम्राज्य तो आपका यानी कि हिंदू राज्य हो जाता है और यह जो है बहमनी साम्राज्य है जो आपका मुस्लिम साम्राज्य रहता है। तो ये यानी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत के साम्राज्य रहता है यानी इसके शासनकाल में उभरता है। इसके शासनकाल कहिए कि इसके ही कारण यानी ये जो राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करता है इसके वजह से जो है यह व्यवस्था यहाँ फैलती है जिसके फलस्वरूप यहाँ दो राजवंशों का उदय होता है। अंत में क्या होता है कि 1325 में जो है सिंधु क्षेत्र में जो है विद्रोह को दबाने के क्रम में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1325 में सिंधु के क्षेत्र में विद्रोह होता है इसके खिलाफ और वहाँ जो इस विद्रोह को वह दबाने जाता है। इसी क्रम में क्या होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो जो इतिहासकार बदायूनी वो कहता है कि यानी कि फाइनली जो है जनता को उसके राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को जो है उसकी जनता से मुक्ति मिल गई। यानी ये प्रश्न भी कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछा गया। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता भी इससे परेशान थी और ये भी जो है जनता से परेशान था। तो ये बदायूनी का स्टेटमेंट रहता है कि इसकी मृत्यु के बाद जो है जनता को इससे मुक्ति मिल गई और इसको जो है जनता से मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों ये थे तुगलक वंश से संबंधित जो मोहम्मद बिन तुगलक है जिससे इतिहास में प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके यानी तुगलक वंश के अगले शासक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।